भी छापेमारी चल रही थी, राजस्थान में फोन टैपिंग हो रही थी, बहुत तरह की बातें हुई थी। तो ये मुहूर्त तो इस किस्म से भी चलता है, जबकि ऑपरेशन लोटस को अंजाम देना होता है। इसके अलावा आप जिन प्रदेश में चुनाव होने होते हैं, मध्य प्रदेश में जब चुनाव हो रहा था उस समय भी छापेमारी का पूरा इतिहास है, रेड पड़ने का, वो आप देख लीजिए। तो हम ये देखते हैं कि जैसे ये जो मुहूर्त है, जो चुनाव को ध्यान में रखते हुए किसी सरकार को गिराने के लिए या अपने विरोधी को राजनीतिक रूप से अस्त व्यस्त करने के लिए जब कभी भी मौका आता है या अपना कोई परसेप्शन बनाना होता है, जैसे लखीमपुर खीरी का हमने उदाहरण दिया, वैसे समय में ये अलग किस्म का मुहूर्त लेकर के आ जाते हैं जिसमें कि केंद्रीय एजेंसियां उस पर इस तरीके से एक्ट करती हैं कि उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। यह सत्ता का खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग है। यह तो दुरुपयोग का मामला हुआ राजीव जी। एक और किस्म का मुहूर्त होता है, वो मुहूर्त होता है कि सरकारी पैसे से सरकारी आयोजन को करना, सरकारी हेलीकॉप्टर से इस्तेमाल करना, सरकारी मिशनरीज का इस्तेमाल करना, रैलियों में घोषणाएं करने में, और उन सबको पार्टी का इवेंट बना देना, सरकारी खर्चे पर पार्टी इवेंट करना। आप पूरा देख लीजिए ना, चुनाव आचार संहिता तो जब लगेगी तब लगेगी, उससे 3 महीने पहले से किसी भी प्रदेश में चले जाइए, और जहां खास करके अगर डबल इंजन की सरकार है तो सरकारी पैसे का दुरुपयोग करते हुए पार्टी की रैलियां हो रही हैं और उसमें पूरा सरकारी धन बर्बाद किया जा रहा है। यह भी तो मुहूर्त ही है। ये कहां अनटाइमली तो ऐसा नहीं होता है। अनटाइमली क्या आपने देखा क्या हजारों करोड़ की घोषणाओं का शिलान्यास हो रहा हो? ऐसा तो नहीं होता। एक के बाद एक एकदम चेन स्टाइल में हर वीक में आना है प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, और हर दिन जो है हर वीक में 2-1 बड़ी बड़ी घोषणाओं का, सैकड़ों करोड़ की घोषणाओं का और कुल मिलाकर हजारों करोड़ की घोषणाओं का योजनाओं की घोषणा करनी, यह भी तो एक किस्म का मुहूर्त है। तो आपने देखा कितने तरह के मुहूर्त हैं चुनाव से पहले कई तरह के मुहूर्त ये निकालते हैं। और मुहूर्त तो नफरत फैलाने का भी होता है न, उसका एक अलग इनकी एक टीम है जो कि पूरे देश में ऐसा उत्पात मचाती है कि चुनाव वाले प्रदेश में नफरत का माहौल बन जाए। सिर्फ उत्तर प्रदेश में यह वाकया नहीं होता है, सराउंडिंग स्टेट्स में वैसे माहौल बनाए जाते हैं ताकि उसका इंपैक्ट उत्तर प्रदेश में पड़ सके। कभी वो साधु का इस्तेमाल कर लेते हैं और कभी वो ओवैसी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी विपक्ष के ही दल कुछ ऐसी बात करते हैं कि उनको आपदा में अवसर टाइप से मिल जाता है और वो आपदा में वो अवसर में बदल लेते हैं। अभी आपदा में अवसर से याद आया राजीव जी कि आपके ही चैनल में कुछ समय पहले चर्चा हो रही थी कि क्या चुनाव टल जाएंगे। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, इनकी टिप्पणी आई थी उसके बाद, तो मुझसे ठीक पहले वाले जो वक्ता थे आपके चैनल पर, सम्माननीय पत्रकार, तो उन्होंने कहा था कि टल जाएंगे। तो मेरे ऊपर प्रेशर था राजीव जी कि मैं अब क्या कहूं, लेकिन मैंने अपने विश्लेषण से मुझे लगा कि नहीं, बीजेपी को जितना मैं समझता हूं, और मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा समझता हूं बीजेपी को, तो मैंने दावे से कहा कि चुनाव नहीं टलेंगे, मैंने दावे से कहा था। और उसके बाद आपने देखा होगा कि पैनल में बहुत सारे लोगों ने फिर अग्री भी किया उस बात से, और उसके हमने कई तर्क दिए थे। तो वो उस बात की बात मैं इसलिए याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि आपदा में अवसर, ये नारा सिर्फ बिल्डअप नहीं किया गया है, इसको जिया गया है। बीजेपी इसको जीती रही है, आपदा में अवसर इसका फायदा उठाती रही। ये चुनाव टलेंगे नहीं, लेकिन ये जो मुहूर्त जो बन रहा है ना, जिसमें इलाहाबाद के हाईकोर्ट की एक टिप्पणी आ गई, ये टिप्पणी तो पहले भी आई थी, पंचायत चुनाव नहीं रुके थे, लेकिन इस बार इसको मुहूर्त में बदल दिया गया है, आपदा में अवसर, कि इसको इस तरीके से नियमों को कोरोना के हिसाब से अपने अनुकूल बना लिया जाएगा कि इस चुनाव के अवसर को इस कोरोना के आपदा के समय में ऐसे अवसर में तब्दील कर दिया जाए कि रिजल्ट बीजेपी के फेवर में हो जाए, विपक्ष कुछ न कर सके। विपक्ष अगर कुछ करेगा तो उस पर एक्शन होगा, सत्ता पक्ष धड़ल्ले से करेगी। ऐसे नियम बनाए जाएंगे
चुनाव को प्रभावित किया जाएगा, इसके लिए यह इस्तेमाल हुआ। चुनाव नहीं टलेंगे, चुनाव को कैसे हड़पा जाएगा उसके लिए आपदा में अवसर खोजा जाएगा। यह भी मुहूर्त का ही हिस्सा है राजीव जी। मुहूर्त के बारे में और मुहूर्त के कितने हिस्से हैं इसके बारे में बहुत ही विस्तार से और बहुत संजीदगी से आप बता रहे थे और बहुत रोचक तथ्य आप पेश कर रहे थे। बीजेपी जो है चुनावों में और चुनाव से पहले क्या कुछ करती है, क्या कुछ करने के लिए पहले से मुहूर्त जो बनाती है, उसकी बात आप रख रहे थे प्रेम कुमार जी। 2021 जो है वो बीत रहा है, अब कुछ घंटे का वक्त बचा हुआ है और इसके बाद 2022 में हम आ जाएंगे। 2022 याद कीजिए, ऐतिहासिक साल। इसलिए ऐतिहासिक कह रहा हूं कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दावा करते थे, दावा ये किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। कुछ घंटे बाद क्या किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, ये तो पूछना होगा। हमारे बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और आप हम जैसे तमाम लोग हैं कहीं ना कहीं किसान परिवार से संबंध रखते हैं। तो क्या हमारे आपके परिवारों के जो सदस्य खेती किसानी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दावा था, उस दावे की सच्चाई, उस दावे की हकीकत कहां तक कितनी है, ये तो समझना ही होगा। लेकिन साथ साथ कुछ टीज भी है जो बीजेपी के का पीछा करेंगी और उसमें कोरोना भी है। किसान और कोरोना जो बीत रहा है अभी ये साल, और दूसरी लहर जो शुरुआत में भी मैंने ये बात रखी थी यहाँ पर, दूसरी लहर ने ऑक्सीजन से लेकर अस्पताल की कुव्यवस्थाओं ने देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो काम होना चाहिए था वो नहीं करने और पिछले 5-7 साल में सिर्फ पिछले 70 साल की सरकारों को कोसने में जो सरकार लगा चुकी हो, वो सरकार अगर कोसने की जगह पिछली सरकारों ने क्या नहीं किया इसकी बातों को करने की जगह अगर कहते कि हमने ये काम कर दिए पहली लहर के बाद और आज परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं, तो कोई बात होती। लेकिन दोस्तों, हमने भी अपने पिता को इसी कोरोना की दूसरी लहर में खोया और आप जैसे बहुत सारे लोगों ने इस दूसरी लहर को बहुत बुरी तरह से झेला है, सहा है। और आज भी अगर बात होती है तो आप सब लोग इस बात का जिक्र करने से, इस बात को सामने लाने से नहीं घबराते हैं कि उस वक्त क्या कुछ लोगों ने देखा है, झेला है, सहा है। और खासकर जो उत्तर प्रदेश के साथी हमें, प्रयागराज के साथी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रयागराज की गंगा किनारे दफन हुई लाशों को कौन भूल सकता है, और कौन भूल सकता है गंगा और दूसरी नदियों में तैरती हुई लाशों को, शरीर को देख करके, कौन उन शवों को देख करके, और जो जिसके अगर शरीर के जो रोंगटे न खड़े हों तो वो शायद इंसान ही नहीं। लेकिन इन तमाम बातों को अगर भुलाया जाए, इन तमाम बातों पर पर्दा डालने की कोशिश की जाए, वही पर्दा जो शमशान घाटों के बाहर टीन की छतरियों के समान लगा दिए गए थे, आप याद कीजिए, और लिख दिया गया था यहां फोटो लेना वर्जित है, अपराध माना जाएगा। तो ये तमाम चीजें इसी 2021 ने झेला है, इसी 2021 में हम लोगों ने देखा है। कुछ भी नया नहीं कह रहा हूं, सब आप लोग समझते हैं, सब आप लोगों ने देखा है। लेकिन इनके साथ साथ 2022 सामने है। सबसे पहले 5 राज्यों के चुनाव हैं और चुनाव में किसानों की महती भूमिका होने वाली है। किसान किस ओर जाएंगे, किसान जो हैं वो उन्होंने अपने आंदोलन को खत्म नहीं किया है बल्कि स्थगित किया है। तो किसान क्या आंदोलन स्थगन के साथ साथ बीजेपी का साथ दे रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। इन सवालों पर भी और इनके साथ साथ किसानों से ये सवाल तो पूछा ही जाएगा, जिसकी शुरुआत में मैंने वो भी इसलिए क्योंकि 2022 में क्या आपका जो धन है वो दोगुना हो गया, आपकी आय दोगुनी हो गई। खैर, ये कुछ सवाल हैं जो आप लोगों के सामने मैं रख रहा था। लेकिन अमलिंदु जी, इन सवालों के साथ साथ अगर बीजेपी को देखें और बीजेपी की नीतियों को देखें, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, अभी 5 राज्यों में से 4 राज्यों में अभी इस वक्त बीजेपी शासन कर रही है, सत्ता में है, और सिर्फ पंजाब को छोड़ करके। उत्तराखंड में तीसरा मुख्यमंत्री हम सामने देख रहे हैं, और दूसरे अपना सिर्फ मुख्यमंत्री को बदलना, वहां के राज्यपाल भी बदल गए, आप जानते ही हैं। तो उसके अलावा गोवा हम देख रहे हैं, मणिपुर देख रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार ललकार रही है विपक्षियों को। इन सब के बीच थोड़ा सा कांग्रेस की बात अब लगातार हो रही है
उत्तर प्रदेश में। जो कांग्रेस अभी बहुत अच्छा अपनी बातों को रख रहे थे इससे पहले प्रेम कुमार जी कि 6% वाली कांग्रेस अब अगर चर्चा में है तो कुछ तो है। आप क्या कुछ देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लेकर के, और कैसे अब एक तरफ से अगर देखें तो सैंडविच बनी हुई बीजेपी यहां दिखाई देती है, एक तरफ समाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ कांग्रेस, और बीच में सैंडविच की तरह दबी हुई, कुचली हुई और सहमी हुई, डरी हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। इसलिए हम लिख रहे हैं कि बीजेपी ने मानी हार, क्योंकि यहां पर दोनों तरफ से जिस प्रकार फोर्स जो है वो लग रहा है, जो ताकत लग रही है, वो ताकत एक तरफ से समाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ से कांग्रेस, और दोनों में बहुत मजेदार तथ्य ये भी है कि दोनों के जो भीड़ अगर कहें तो दोनों की भीड़ स्वतः स्फूर्त है, यानी कि खुद आई हुई भीड़ है, न कि बुलाई हुई है। लड़की हूं लड़ सकती हूं एक तरफ नारा बुलंद हो रहा है, तो दूसरी तरफ लाल टोपी जिसके लिए अखिलेश यादव सहित तमाम लोगों को मुख्यमंत्री ने रेड अलर्ट कहा था, वो रेड अलर्ट अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के लिए अलर्ट साबित हो रहा है। जरा समीक्षा कीजिए, टिप्पणी कीजिए इन तमाम चीजों पे, कांग्रेस से लेकर के और सैंडविच वाली बात तक। देखिए राजीव जी, निश्चित तौर पे बल्कि मुझे लग रहा है कि तरीके ऐसी होंगी जहां भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगी। जो आज तक की परिस्थितियां हैं, कल को क्या हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज तक की जो परिस्थितियां हैं उनमें बहुत सी सीटें ऐसी होंगी जहां भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे पहुंच जाएगी। और जो सबसे बड़ी बात होने जा रही है, जो मैं बार बार कह रहा हूं और कई बार अपनी इस डिबेट अपने कार्यक्रम में कहा है मैंने, कि प्रियंका गांधी ने एक अलग ही कॉन्स्टिट्यूंसी को एडजस्ट किया है उत्तर प्रदेश में, और जिस वर्ग को उन्होंने एडजस्ट किया है उस वर्ग के अंदर चुनाव को लेकर के एक उत्साह बहुत होता है, क्योंकि पहली बार या दूसरी बार वो वोट डालने के लिए निकलता है तो उसे अपना वोट आजमाना होता है। और इनके बल पे ही भारतीय जनता पार्टी 2014, 2017, 2019 में चुनाव में जीती है, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के बल पे। उसको गांधी ने एडजस्ट किया है। और लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे के बाद जिस तरीके से लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई गई, कैबिनेट ने फैसला लिया 18 साल से बढ़ा के 21 साल, तो अब ये चर्चाएं होने लगी कि क्या इसके बाद अब मताधिकार छीनने की भी बारी है, 18 साल से बढ़ा के 21 साल या 25 साल कर दिया जाएगा। तो ये चर्चाएं जो अब बढ़ रही हैं, इससे निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी बढ़ सकती है। और इस नया जो वर्ग है, जो युवा वर्ग है खासतौर से, उसमें ये चर्चाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। और जो महिला वोटर है उनकी पर ये तारा जो है इस बार जुड़ी है, और उनमें जो है कांग्रेस को लेकर के एक अजीब तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा है। और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की नजर इन वोटों पे थी, तो ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी को जो हो रहा है उसकी भरपाई वो कहां से करेगी। अच्छा, जितना वो हिंदू मुसलमान करके जो करना था उनको, तो वो तो पीक हो चुका। 2017 में भी और 2019 में भी उससे ऊपर नहीं जा सकता अभी हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान जिन्ना पाकिस्तान तालिबान जो था, जो 2017 और 2019 में जिस पीक पे पहुंच गया, उससे ऊपर अब नहीं जा सकता, तो उससे नीचे ही आएगा। और इसलिए भी नीचे आएगा कि जो समय भी चले गए थे जिन्ना हिंदू मुसलमान पाकिस्तान शमशान कब्रिस्तान के चक्कर में पड़ करके, तो उन्होंने देख लिया कि भाई शमशान का वादा किया गया था और शमशान बनवा दिए गए, और ऐसे शमशान बने कि शमशानों में जगह नहीं मिली लाशें जलाने के लिए। तो जो कहते हैं वो करते हैं। तो जो कहा था वो किया। गांव गांव में शमशान इस तरीके से बने कि लाशें जलाने के लिए जगह नहीं मिली। तो ये जो एक गुस्सा आप कह लीजिए खासतौर से युवा वोटर है उसके अंदर जो आ रहा है, और जाति और धर्म की दीवारें तोड़ के जिस तरीके से लड़कियां जो हैं वो प्रियंका गांधी की लड़कियों लड़ सकती हूं की रैली में जा रही हैं, तो निश्चित तौर पे एक नया वातावरण जो उत्तर प्रदेश के अंदर तैयार कर रही है।
अब उनमें से कितना वोटों में तब्दील, मतलब सीटों में तब्दील होगा, वोटों में तब्दील होगा ही क्या, ये तो दिख रहा है साफ, लेकिन उस सीटों में कितना तब्दील होगा वो एक अलग की बात हो सकती है, लेकिन निश्चित तौर पे वोटों में तो तब्दील वो होता हुआ दिख रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है, भले ही कांग्रेस की सीटें उस तरीके से ना बढ़े, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत दे रहा है। और इसलिए जो है मैं कह रहा हूं बार बार कि बहुत सी जगहों पे भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे जा सकती है, और लड़ाई जो है वो जिसकी किसी को कल्पना नहीं होगी, लड़ाई आप उत्तर प्रदेश के अंदर देख सकते हैं राजीव जी। बिल्कुल कल्पना नहीं होगी। और हमारे साथ ही कुछ साथी लिख भी रहे हैं कि तीसरे नंबर, अशोक सक्सेना जी ने अभी थोड़ी देर पहले लिखा भी था कि बीजेपी जो है वो तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही है कई जगह उत्तर प्रदेश में, और ये बात आप भी रख रहे हैं। एक आखिरी सवाल प्रेम कुमार जी आपसे जानना चाहूँगा, 52 लाख नए मतदाताओं की जो सूची कल सामने आई है, सूची तो नहीं आई है लेकिन ये आंकड़ा बताया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, जब कल लखनऊ में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मजेदार तथ्य ये है कि 28 लाख महिलाएं हैं और 23 लाख जो हैं वो 24 लाख के करीब, 22-23 लाख के करीब जो हैं वो पुरुष हैं, यानी पुरुष के बनिस्बत महिलाएं ज़्यादा हैं। महिलाएं चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। आप देखिए पिछले 5-7 साल से हम लोग देख रहे हैं, और जहां महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं, जिस पार्टी की ओर वो जाती हैं उसकी जीत होती है। 2017 में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया उत्तर प्रदेश में, और उस वक्त आप याद कीजिए कि उज्ज्वला योजना सिर चढ़कर बोल रहा था बीजेपी का, उज्ज्वला योजना जिसमें महिलाओं को चूल्हे से, जो लकड़ी के और कोयले की का जो चूल्हा है उससे निजात दिलाते हुए गैस चूल्हा और गैस सिलेंडर दी गई थी। और अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं 5 साल में, बहुत सारी अलग अलग बातें हो रही हैं। गैस सिलेंडर 1000 रुपये कीमत हो गई, ये सब हम देख रहे हैं। महिलाओं को लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत दमदारी के साथ और सिर्फ एक पिच पर दिखाई दे रही है, प्रियंका गांधी, वो है महिला। अब बताइए, जरा समझना चाहता हूं कि महिलाएं अगर बीजेपी का साथ छोड़ देती हैं, इधर जिधर से भी आती हैं, इनका रोल, और उसके बाद जो अमलेंदु जी कह रहे हैं कि कई जगह तीसरे स्थान पर बीजेपी को हम देखेंगे आने वाले समय में, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? और उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है, भागीदारी है, उस पर थोड़ा सा मैं समझ रहा हूं कि आपको जाना है, लेकिन फिर भी तो जल्दी से मैं चाहूंगा कि आपकी टिप्पणी, ताकि हम समझ पाएं कि आखिर महिलाओं की भागीदारी का असर आने वाले चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्या होने वाला है। जी राजीव जी, मैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पर इससे पहले एक करेक्शन करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मैंने पहली बार जब आप मुझसे एक सवाल कर रहे थे और मैं अमेरिका के आंकड़े मैंने दिया कोरोना को लेकर, मैं 50 लाख कह गया, तो वो 50 लाख दरअसल 28 दिन में कोरोना के संक्रमण अमेरिका में आए हैं, और दैनिक संक्रमण जो है 5 लाख से ज्यादा आया है, जो कि हमारे दूसरी लहर में भारत में भी 5 लाख नहीं पहुंचा था। वो मुझे लगा कि शायद बोलने को इसको स्पष्ट करना जरूरी है, तो वो स्पष्ट करते हुए मैं अब इस महत्वपूर्ण सवाल पर आता हूं। देखिए, महिलाएं उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से बहुत बड़ा रोल निभाएंगी, और पिछले चुनावों में भी उन्होंने निभाया था, और महिलाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का भी दावा बढ़ चढ़ कर रहा था। और खास करके युवा वर्ग जो है, क्योंकि युवा वर्ग की संख्या वोटर के रूप में बहुत ज्यादा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यही सफलता रही है कि उन्होंने युवा वर्ग को अपने पास जोड़ा। मगर इस चुनाव में वही युवा वर्ग नाराज है, कोरोना के कारण नाराज है, बेरोजगारी के कारण नाराज है, और ओवरऑल सारी पॉलिसीज को लेकर युवाओं में बहुत गुस्सा है। अब उन युवाओं में महिलाओं को की बात अगर की जाए, तो महिलाओं को कांग्रेस एड्रेस करने में कामयाब रही है। महिलाओं की प्रवृत्ति देखी जाए चुनाव में भाग लेने की, तो पिछले चुनाव में भी 4% ज्यादा वोटर महिलाएं थी, पुरुष के मुकाबले 4% ज्यादा उत्तर प्रदेश में महिला मतदान हुआ था। वो मतदान का फिगर लेंगे तो महिलाओं ने 4% ज्यादा मतदान किया था। तो अगर नए मतदाताओं में महिलाओं की संख्या ज्यादा हो रही है, और पार्टिसिपेशन भी वोटिंग में महिलाओं का ज्यादा है, तो निश्चित रूप से महिलाएं ज्यादा
निर्णायक होंगी। ये आधी आबादी जो है दरअसल निर्णायक आबादी हो जाती है बाकी आधी से के मुकाबले। इस परिस्थिति में देखा जाए तो वो महिला जिसका वोट मिलने का बीजेपी दावा कर रही थी कि मुस्लिम महिलाओं ने भी उनको वोट दिया, क्योंकि 3 ट्रिपल तलाक की लड़ाई उन्होंने बीजेपी ने जीत करके मुस्लिम, ये दावा भी किया गया और किसी हद तक किसी कंस्टिट्यूएंसी में ऐसा दिखा भी सर्वे के मुताबिक कि मुस्लिम महिलाओं ने भी किया है। तो अब वो महिलाएं अगर अचानक नाराज होकर के या कांग्रेस के या प्रियंका गांधी से प्रभावित होकर के बीजेपी से विमुख होती हैं और कांग्रेस से जुड़ती हैं, तो ये स्पष्ट रूप से नुकसान हो रहा है, जिसमें कि न जाति है न धर्म है, सिर्फ महिला है और महिलाओं की संख्या पुरुष से ज्यादा है, मतदान देने वाली महिलाओं की संख्या, मतदान करने वाली। तो ये इतना बड़ा फैक्टर है राजीव जी कि इससे बीजेपी अंदर अंदर परेशान है और इसकी काट वो खोज नहीं पा रही है। एकमात्र तरीका है कि किसी तरीके से प्रियंका गांधी को और कांग्रेस पार्टी को बुरा भला कहा जाए, तो उसके लिए जो कुछ अपनाया जा सकता है वो, जैसे आपने सुनाया भी कि किस तरीके से गृह मंत्री बयान दे रहे हैं, इससे पहले भी दूसरे बोलते रहे, कांग्रेस पर एक सुनियोजित तरीके से अटैक हो रहा है उत्तर प्रदेश में, जबकि वो उतना महत्वपूर्ण नहीं थी कांग्रेस, फिर भी इसलिए हो रहा है क्योंकि महिलाएं कांग्रेस की ओर जुड़ती दिख रही हैं। प्रियंका गांधी एक पावर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द वुमेन इस तरीके से एक सेंटर बनी है। तो ये वो फैक्टर है जो बीजेपी को परेशान कर रही है। जी, वाले फैक्टर्स को गिना रहे हैं हमारे साथी प्रेम कुमार जी, और महिलाएं कितना परेशान करेंगी आने वाले समय में, इसकी चर्चा हम कर रहे थे कि महिलाएं जो हैं जिसको बिल्कुल सेंटर पॉइंट में रख करके कांग्रेस इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा बुलंद कर रही है। प्रियंका गांधी कभी खेतों में जाकर के महिलाओं के हाथों खाना खाती हैं, तो कभी वो महिलाओं के दुख दर्द को बांटने के लिए उनके घरों तक पहुंचती हैं। और पिछले दिनों हमने देखा, अभी 2 दिन पहले जब फिरोजाबाद में प्रियंका गांधी थी, तो वो चूड़ी वाली महिलाओं के घर भी, दलित महिला के घर गई और वहां पर भी उन्होंने उनकी जुबानी उनकी कहानी सुनी कि कैसे चूड़ियां बनाती हैं, कितने पैसे मिलते हैं। ये सब तो एक फोकस्ड एरिया इस वक्त दिखाई दे रहा है कांग्रेस का, जो महिलाओं पर ज्यादा कारगर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बीच बीच में जब युवाओं की बात होती तो युवा हैं, महिला हैं, इन सब के साथ साथ दूसरी तरफ एक युवा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, जो लगातार अपनी रैलियों में स्वतः स्फूर्त देख रहे हैं कि भीड़ कितनी ज्यादा उमड़ रही है। तो क्या माना जाए कि बीजेपी इस वक्त सैंडविच की तरह फंसी हुई है, यानी कि एक तरफ से समाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ से कांग्रेस। और ये बात कल अमित शाह भी कह रहे थे कि मायावती जी, बहन जी तो दिखाई ही नहीं दे रही हैं। तो ये हम लोग भी कह रहे हैं कि बहन जी इस वक्त दिखाई नहीं दे रही हैं। हो सकता है कि चुनाव की घोषणा के बाद दिखाई दें, लेकिन इस वक्त तक वो चूंकि दिखाई नहीं दे रही हैं, तो इसलिए दो पार्टियां, इन दोनों में जिस प्रकार लोग उमड़ रहे हैं तो उसकी बात हो रही है। तो बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चाएं होती रहेंगी आने वाले समय में। आज का जो दिन है, अब कुछ घंटों में, इस वक्त 8:08 हो रहा है और अगले 4 घंटे में ये दिन जो गुजरेगा उसके साथ साथ ये साल भी गुजर जाएगा। और हम कल जब नए साल में मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ और साथ में कुछ नए तथ्यों, नई खबरों के साथ में, और उसके साथ साथ अपने विचारों, अपनी बातों और साथ में आप तमाम दोस्तों के साथ में। इस वक्त हमारे साथ 2 खास साथी जुड़े रहे, प्रेम कुमार जी आप और अमलेंदु उपाध्याय जी आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग जुड़े, आप लोगों ने अपनी बातों को यहाँ बहुत ही संजीदगी के साथ आप लोगों ने रखा, उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं। और मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग जुड़ते हैं और बहुत खुले तौर पर बिल्कुल दिल खोल कर अपनी बातों को आप लोग रखते हैं। बहुत धन्यवाद देता हूं आप दोनों को और तमाम दोस्त साथी जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपनी बातों को यहाँ रख रहे हैं, विचारों को रख रहे हैं। आप सबको भी एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। खींचने
कितने हमले होते थे, लिख रहे हैं जगदीश पाटीदार जी, देश में कितने हमले होते थे। कुछ ज़रूरत नहीं है, आप इतिहास के पन्नों को पलट लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और आज भी देख लीजिए जगदीश जी कि कितने हमले हो रहे हैं, कश्मीर में जितनी चीज़ें हो रही हैं उसकी कितनी खबरें हम तक पहुंच रही हैं, ये भी देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। कुलविंदर संधू हैं जो कह रहे हैं अगर कोई अपने पूर्वजों की मेहनत से बनाई संपत्ति बेचने लगता है तो गांव में उसको क्या कहा जाता है, अच्छा या बुरा? बिल्कुल बुरा कहा जाता है। गांव हो या शहर हो, पूर्वजों की जो मेहनत है और उस मेहनत की संपत्ति को अगर कोई बेच रहा है, उड़ा रहा है, कुछ भी कर रहा है तो ये हमेशा बुरा माना जाता है, चाहे गांव हो कि शहर हो। शहर में एक आप घर बनाते हैं और उस घर को, उस फ्लैट को कोई अगर बेच देता है, आपका बेटा या कोई और, तो आप निराश होते हैं, नाराज होते हैं। और वैसे ही गाँव में आप देखिए ज़मीन जायदाद है, अगर उसको कोई बेच देता है तो वही हाल है। खैर, लेकिन आप सही कह रहे हैं कुलविंदर संधू जी, बहुत वाजिब सवाल आपने पूछा है। और शैलेश यादव जी हैं जो कह रहे हैं आदरणीय सर जी, सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई नव वर्ष की। आपको भी बहुत बधाई शैलेश यादव जी। कमिल शेख, आसू राम डगियाल भी हमारे साथ हैं, और साथ में जावेद इकबाल जी हैं जो कह रहे हैं कि बीजेपी चारों तरफ से घिर चुकी है और ऐसे माहौल में इनका जीतना बहुत मुश्किल है। एच सलाफी कह रहे हैं प्लीज वोट फॉर कांग्रेस और सेकुलर, ये कह रहे हैं। मदीना का मुसाफिर कह रहे हैं मायावती सरकार से डरी हुई है, इसलिए भाजपा से डरी हुई है। और असलम चिश्ती जी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश का सीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। और अब्दुल अजीज वोट फॉर कांग्रेस लिख रहे हैं। कुलविंदर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आलम मोहम्मद जुड़े हुए हैं, अभिषेक अग्रहरी फेकू लिख रहे हैं, और आलम मोहम्मद लिख रहे हैं मेनी थैंक्स to you sir for your bebak and unbiased reporting by you and you exposed the hypocrisy of the politics of Yogi Modi। कौशिक देव रॉय कह रहे हैं कि राजीव जी कांग्रेस कहाँ खड़ी है चुनाव में? कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ खड़ी है, ये कह सकता हूं कि कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ इस चुनाव में खड़ी है। और बहुत मजेदार तथ्य आप देखिए, कांग्रेस की चर्चा नहीं होती है लेकिन पंजाब में कांग्रेस इस वक्त है, वहां भी मजबूत स्थिति में कांग्रेस है। उत्तराखंड में कांग्रेस एक विकल्प के रूप में सामने आ रही है, और अगर कांग्रेस थोड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़े तो वहां कांग्रेस की सरकार उत्तराखंड में बन सकती है। गोवा में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को झेल रही है बीजेपी, और वहां टीएमसी और तमाम दूसरे दल, आम आदमी पार्टी, ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस वहां खड़ी नजर आ रही है, और कांग्रेस मणिपुर में भी खड़ी नजर आ रही है। तो हमारे जो सर्वे कह रहे हैं उस आधार पर मैं बता रहा हूं कि कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है इन राज्यों में तो बिल्कुल ही, और साथ में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पिछले चुनाव में मात्र 6% वोट हासिल की थी कांग्रेस को वोट हासिल हुआ था, और उसमें से अब अगर कांग्रेस एक चर्चा का विषय बनी हुई है तो कहीं ना कहीं मजबूती तो है ही। इसलिए कौशिक देवरॉय जी, आपका जो सवाल है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सवाल का मैं जवाब दे चुका हूं, और बिल्कुल मजबूती के साथ कांग्रेस दिखाई दे रही है। हरिओम जी हैं जो कह रहे हैं प्रेम जी, अमलेंदु जी, राजीव जी, डीवी लाइव की पूरी टीम को मेरा और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर 2020 मुबारक हो, 2020 मुबारक हो। बिल्कुल आपको भी हरिओम जी, कि आपको भी आपके पूरे परिवार को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। नया साल जो है वो मुबारक हो आप लोगों को, और शुभ हो, अच्छा साल बीते। अगला साल, ये साल जो बीत रहा है वो तो कैसा था, जैसा भी था बीत रहा है, कुछ घंटों में बीत जाएगा, लेकिन अगला साल अच्छा हो ऐसी ही उम्मीद करता हूं। अभिषेक अग्रहरी जी हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद आलम हैं, जहां जहां चुनाव होते हैं वहीं काले धन होते हैं। मोहम्मद असलम जी कह रहे हैं, मोहम्मद असलम। और शिबू रहमान फारूकी कह रहे हैं डीवी लाइव के पैनलिस्ट को मेरा सलाम। यशस्वी राजीव जी, आपको भी, शिबू रहमान फारूकी जी, आपको भी बहुत बहुत सलाम, बहुत मुबारक नया साल। अभिषेक जी, फिर मोहम्मद शौकत खान हैं, नया साल आने वाला है, भाजपा जाने वाली है, कांग्रेस आने वाली है, लिख रहे हैं। नंदकिशोर सिरपुरकर जी हैं, कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर, ये ईयर एंड गुड नाइट।
आपको भी गुड नाइट नंद किशोर सिरपुरकर जी, और नव वर्ष की शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। अब्दुल अजीज भी हैं हमारे साथ, यूपी को पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री चाहिए लिख रहे हैं। कमिल शेख लिख रहे हैं सबको नया साल मुबारक हो। और ऐसे ही असलम चिश्ती कह रहे हैं वो दिन हवा हुए जो खलील खां फाख्ता उड़ाते थे। समझदार लोग अब बेवकूफ़ नहीं बनेंगे, अपने बच्चों का भविष्य खराब नहीं करेंगे। राम के नाम पर वोट डालकर काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है। असलम चिश्ती बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप। और बनवारी मीना कह रहे हैं देशबंधु परिवार को आने वाले साल की हार्दिक मुबारकबाद, जय किसान। बनवारी मीना जी आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं नए साल की। और सुनील राय हैं योगी मोदी जिंदाबाद लिख रहे हैं। सुनील राय जी, अच्छा लगता है कि कुछ लोग जो हैं आप जैसे लोग भी जुड़ते हैं जो योगी और मोदी जी को जिंदाबाद कहते हैं, और जिंदाबाद रहें योगी मोदी, उसमें कोई बुराई नहीं है। और आप लोग जुड़िए, ऐसे ही अच्छा लगता है। लाज तक हैं जो कह रहे हैं कि अब तो अखिलेश भैया जीत जाएंगे 100%, लाज तक का कहना है ये। हसमुद्दीन सलमान भी हैं, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं कह रहे हैं। विजय कोमल हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं। और रिजवी एस भी हमारे साथ बने हुए हैं, और साथ में बने हुए हैं उसैद अहमद जो कह रहे हैं प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में एक बात करके पूरे देश में नफरत फैलाने वाले परेशान हैं। कांग्रेस ने महिलाओं को 40% देकर देश में इंसाफ दिलाने के लिए सत्ता में महिलाओं को भागीदारी देकर एक महत्वपूर्ण काम किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं उसैद अहमद जी। इकबाल खान कह रहे हैं या फिर कोई दूसरा कारण हो सकता है तो फिर उसकी भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए ताकि जनता का ध्यान उस पर भी बना रहे। और इकबाल खान जी इससे पहले लिख रहे थे, उनकी पूरी बात नहीं पढ़ पाया हूं मैं, लेकिन कोशिश करूंगा। ACCS लिमिटेड LTD कह रहे हैं गद्दारों का तांडव, जनता चुप, भारत गुलामी की ओर, ये कहना है। और इनके साथ और भी बहुत सारे साथी हैं। राहुल पटेल हैं, SP लिख रहे हैं। उसैद भी हमारे साथ में। अब्दुल अंसारी हैप्पी न्यू ईयर लिख रहे हैं। और साथ में मोहम्मद असलाम हैं जो कह रहे हैं कि यूपी में छापेमारी से बीजेपी की कमजोरी उजागर हो रही है। कामेश्वर दयाल जी कह रहे हैं आप अपने चैनल पर जो डिबेट करते हैं वो डिबेट सही ही करते हैं, मगर B से बेरोजगारी से J से जुमला, P से पिछड़ी मोदी सरकार है। बीजेपी का नया इन्होंने एक इसका फुल फॉर्म बताया है। बीजेपी का मतलब बताया इन्होंने, बेरोजगारी, जुमला और पिछड़ी मोदी सरकार, बीजेपी। कामेश्वर दयाल, ये सब एक क्रिएटिविटी है कामेश्वर दयाल जी की, और बहुत अच्छा लगता है कि कुछ भी हो क्रिएटिविटी आप लोगों की उजागर होनी चाहिए, सामने आनी चाहिए। अभिरंजन कुमार हैं जो कह रहे हैं बीजेपी गो बैक इन यूपी। फिर सुदेश यादव हैं ओनली वोट फॉर SP। अरुण रावत कह रहे हैं कभी कभी नौकरी गई उनके ऊपर डिबेट कर लीजिए। बिल्कुल, नौकरी बेरोजगारी पर डिबेट हम लोग बार बार जब चर्चा बात में जब होती है हमारे पैनलिस्टों के बीच में, तो आप क्या केयर करेंगे कि बेरोजगारी महंगाई की बात हम करते हैं, और वो बात यहाँ महत्वपूर्ण है, वो हम लोग करते हैं दोस्तों। और साथ में अरुण रावत जी हैं हमारे साथ में, जो अरुण रावत के अलावा ACS लिमिटेड तो हैं ही, मोहम्मद शौकत भी हैं। बहुत सारे साथी अपनी बातों को रख रहे हैं, और बहुत सारे साथी जो सुमित पुनिया हैं हैप्पी न्यू ईयर लिख रहे हैं। मकसूम खान फूल तुम्हें भेजा है खत में, खेत में इत्र की खुशबू मिला देना, हम तो चुनाव हार रहे हैं, तुम छापा मार के सबको डरा देना लिख रहे हैं मकसूम खान जी। लाज तक लिख रहे हैं आपको लाज तक की तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शफरुद्दीन अंसारी कह रहे हैं कि राजीव सर आप जैसे पत्रकार को दिल से सलाम और दुआ निकलता है। हम भी सरफुद्दीन अंसारी जी, हम भी आपके लिए दुआएं देते हैं और आप सब खुश रहें, सुखी रहें, यही चाहता हूं। तो और साथ में अनार हुसैन भी हमारे साथ में हैं बने हुए, जो हैप्पी न्यू ईयर लिख रहे हैं। कुलविंदर संधू हैं जो कांग्रेस को सब वर्गों की, महिलाओं और वाल्मीकि समाज, दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, OBC सब वर्गों का साथ मिलेगा लिखना है कुलविंदर संधू का। मोहम्मद दिलशाद भी हैं हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं। सुमित पुनिया